हेलो एवरीवन। आज हम अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने किया था कि जब अमलगमेशन होता है तो हम ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, कैसे हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में जब अमलगमेशन होता है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमेशा सेम रहेगा, चाहे अमलगमेशन की नेचर कुछ भी क्यों ना हो, कि चाहे वो नेचर ऑफ मर्जर का है या नेचर ऑफ परचेज का है, तो हमेशा एक ही तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में बेसिकली दो तरह का मेथड हम ऑप्ट कर सकते हैं। जब हम ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहला जो मेथड है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और सेकेंड मेथड होता है द परचेज मेथड। द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किस सिचुएशन में यूज़ होगा और परचेज मेथड का यूज़ हम कब करेंगे, तो वो भी समझते हैं। तो देखो, जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है ये यूज़ होता है जब अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होगा, तो हम पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। और अगर हम परचेज की बात करें तो वहाँ पर परचेज मेथड ऑप्ट होगा। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का यूज़ जब दो कंपनीज़ का मर्जर हो जाता है, कि आइडेंटिटी जो है वो कंपनी की ख़त्म हो जाती है, ठीक है, पहले वाला नहीं रहता है, तो वो सिचुएशन मर्जर होती है। और परचेज़ वाली कंडीशन में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज़ कर लेती है तो वो परचेज़ की नेचर का अमलगमेशन होता है। तो अगर अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर का है तो हम पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ऑप्ट करते हैं, और अगर नेचर जो है अमलगमेशन की परचेज़ की है तो उस केस में परचेज़ मेथड को ऑप्ट किया जाएगा। तो इन दोनों में ही जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ऑप्ट किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरेरी कंपनी हम कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं। इन एंट्रीज को समझने से पहले कुछ प्रोसीजर हैं जिसको समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहला, जो ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, रिजर्व होती हैं, उनको ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में एग्जिस्टिंग अमाउंट पे ही शो किया जाता है, सेम फॉर्म में ही शो किया जाता है। जो उनकी बुक वैल्यू होती है तो हम उसी फॉर्म में ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में उनको दिखाते हैं। रिज़र्व जो है, लाइक अगर जनरल रिज़र्व है तो एज इट इज़ जनरल रिज़र्व की तरह ट्रीट होगा। रिज़र्व फंड है तो वह एज इट इज़ रिज़र्व फंड की तरह ट्रीट होंगे। कैपिटल रिज़र्व है तो एज इट इज़ कैपिटल रिज़र्व की तरह जाएगा, तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो सेम रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है ट्रांसफरर कंपनी का, वो ट्रांसफरेरी कंपनी के जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर था तो जब अमलगमेशन होगा तो वो ट्रांसफरेरी कंपनी के जनरल रिज़र्व का पार्ट हो जाता है। ट्रांसफरर कंपनी के रिज़र्व को प्रिजर्व करके, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी होती है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ट्रांसफरेरी कंपनी की बैलेंस शीट में उनको एज इट इज़ अपीयर किया जाता है जैसे वो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में था। जैसे अगर ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिज़र्व था तो वो ट्रांसफरेरी कंपनी का जनरल रिज़र्व बन जाएगा। अगर कैपिटल रिज़र्व ट्रांसफरर कंपनी का था तो वो ट्रांसफरेरी कंपनी का कैपिटल रिज़र्व हो जाएगा। रीवैल्यूएशन रिज़र्व जो ट्रांसफरर कंपनी का है तो वो रीवैल्यूएशन रिज़र्व ट्रांसफरेरी कंपनी का हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस किस किस के बीच में, जिन एसेट को टेक ओवर किया है, जिन लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर किया है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो रिज़र्व में चला जाता है। जितनी अमाउंट हमने शेयर कैपिटल जितने हमने इशू करे हैं और ट्रांसफर कंपनी की जो एक्चुअल में शेयर कैपिटल थी, जो उनका परचेज कंसिडरेशन था, तो उनके बदले में हम जितने भी शेयर दे रहे हैं तो दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज रिजर्व। तो हम अब समझते हैं हम जनरल एंट्री को। तो सबसे पहली एंट्री क्या पास की जाती है, जब कंपनी का अमलगमेशन होता है और हमें परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करना होता है, तो हम एंट्री पास करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। बिजनेस परचेज के सामने हम कौन सी अमाउंट दिखाते हैं, विद अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जितना पैसा हमने उनको देना है तो वो बिजनेस परचेज के सामने आ जाता है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू
लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब अगली हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम द ट्रांसफरर कंपनी। जिन एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफररी कंपनी ने अपने टेक ओवर किया है तो उनको अपनी बुक में कैसे वो रिकॉर्ड करेगा। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए सन्ड्री एसेट को सबको डेबिट कर दिया जाएगा, इनको इंडिविजुअली दिखाया जाता है और इनको बुक वैल्यू पर शो किया जाता है। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ को जो टेक ओवर किया है तो इंडिविजुअली हम बुक वैल्यू पर दिखाएंगे। P&L का जो बैलेंस है वो भी बुक वैल्यू पर हम दिखाते हैं। कोई प्रोविज़न वगैरह है तो वो भी बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। रिजर्व है। फिर बिजनेस परचेज के सामने क्या आता है, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है जो ट्रांसफरर कंपनी को देगी, उसके शेयर होल्डर को देगी, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। सन्ड्री एसेट जो हमने टेक ओवर की है, लाइबिलिटीज उनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं तो वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी। और टू बिजनेस परचेज, तो ये परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है तो इसको हम बिजनेस परचेज के सामने दिखाते हैं। ये तो था एसेट्स, लाइबिलिटी, रिजर्व वगैरह को टेक ओवर करने की एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हम मर्जर अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर की बात करें तो एसेट्स जो होती है, सारी एसेट्स जो होती हैं जैसे सबको हम राइट ऑफ कर देते हैं, एक्सपेंसेस को, P&L के डेबिट बैलेंस को, लाइबिलिटीज़ हैं, रिजर्व हैं ट्रांसफर कंपनी के, तो उनको हम ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। तो ये पिछले ही जनरल एंट्री को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि सब कुछ हमें बुक वैल्यू पर दिखाना होता है। लेकिन अगर ट्रांसफरेरी कंपनी और ट्रांसफर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो उस केस में जो बुक वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है ताकि जो उन दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, मतलब सेम जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जा सके। तो इसीलिए बुक वैल्यू को कभी कभी, लेकिन बहुत रेयरली सिचुएशंस होती हैं जब बुक वैल्यू को चेंज किया जाता है, अदरवाइज बुक वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली जर्नल एंट्री की। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या है, जब परचेज कंसिडरेशन को सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट एंट्री में हमने परचेज कंसिडरेशन के ड्यू करने की एंट्री पास की थी। सेकेंड सिचुएशन में हमने एसेट लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर करने की बात की थी। अब हम बात करते हैं कि जब परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जब उसको पे कर दिया जाता है, तो परचेज कंसिडरेशन के टॉपिक में मैंने बताया था कि जो कंसिडरेशन है वो इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में हो सकता है, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फॉर्म में हो सकता है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है दैट इज़ पेड विद द हेल्प ऑफ बैंक और कैश अकाउंट, तो हम पे कर सकते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू बैंक अकाउंट। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के सामने हम अमाउंट दिखाएंगे परचेज कंसिडरेशन। शेयर कैपिटल के सामने हम दिखाएंगे जितना हमने शेयर कैपिटल इशू करे हैं, ठीक है, वो हम शो करेंगे। प्रेफरेंस है, इक्विटी है, तो उनको अलग अलग दिखा देंगे। अगर इशू प्रीमियम पर हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे, और बाकी जो अमाउंट हमने कैश की फॉर्म में पे करी है तो वो अमाउंट हम पे कर देंगे। शेयर may be allotted at premium or at discount, in which case share premium account and discount on issue of share account should be stated, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिचुएशन मर्जर की है तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट ट्रांसफर कंपनी से जो रिसीवेबल थी, जो ट्रांसफररी कंपनी के भी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो उनको ट्रांसफररी कंपनी अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देती है, ठीक है। कैश सिर्फ कब पे किया जाएगा, अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर उनका रह जाता है। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शनल शेयर हम कैसे कंप्यूट करते हैं। लेकिन जो ट्रांसफररी कंपनी है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है, ठीक है। ट्रांसफररी कंपनी जो होती है सिक्योरिटी पर शेयर इशू कर सकती है, उनको कैश भी दे सकती है और बाकी की एसेट भी उनको दे सकती हैं। तो इस तरह से परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब लाइबिलिटीज़ की ओन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, लाइक अगर ट्रांसफरर कंपनी के डिबेंचर हैं, ठीक है, और अगर ट्रांसफररी कंपनी उनको डायरेक्टली डिबेंचर इशू कर देती है, अपनी खुद की कंपनी के डिबेंचर इशू करती है, तो हम एंट्री पास करेंगे डिबेंचर इन ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
जो ट्रांसफरेरी कंपनी के अपने खुद के डिबेंचर, अगर डिबेंचर की फॉर्म में ही उनको पेमेंट की जा रही है तो डिबेंचर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर कंपनी के थे और वो ट्रांसफरेरी कंपनी उनको बियर करती है, तो वो जो है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को जनरल रिजर्व से राइट ऑफ किया जाएगा। मतलब हम जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे और एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इसके बाद एक लास्ट एंट्री जो होती है ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में, जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का ऑप्ट किया जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर ट्रांसफरेरी कंपनी की फॉर्मेशन के कुछ खर्चे हैं तो वो शेयर इशू एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट उनको पे कर दिया जाता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये था कि अगर अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है तो सिचुएशन में हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अमलगमेशन के सेकंड टाइप की। तो अमलगमेशन जो सेकंड टाइप का होता है परचेज का नेचर का हो सकता है, इन द नेचर ऑफ परचेज जो है वो अमलगमेशन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? देखो, अगर नेचर ऑफ परचेज है तो जनरल एंट्री को समझने से पहले हमें प्रोसीजर को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला एसेट्स लायबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। परचेज में एक कंपनी दूसरे को एक तरह से परचेज कर रही है। ट्रांसफ़र कंपनी की जो एसेट लायबिलिटीज़ होती हैं तो उनको हम ट्रांसफरेरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो, इस केस में जो ट्रांसफ़र है वो कैसे किया जा सकता है? तो इसमें कोई भी हम वे यूज़ कर सकते हैं। पहला केस है या तो एग्जिस्टिंग कैरी अमाउंट, मतलब उनकी बुक वैल्यू पर ही हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर जो हम परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं और वो अलग अलग एसेट के लिए, अलग अलग लायबिलिटीज़ के लिए उनको इंडिविजुअली उनको एलोकेट करना पॉसिबल है कि प्लांट के बदले में हम कितना दे रहे हैं, सैलरी उसके फर्नीचर के बदले में हम कितना दे रहे हैं, तो अगर वो करना इजी हो जाता है तो उस केस में फेयर वैल्यू पर एसेट लायबिलिटीज़ को शो किया जाएगा। मतलब उनकी एक रीवैल्यूड फिगर हम दिखाते हैं। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और अगर कोई भी और रिजर्व होता है ट्रांसफर कंपनी का सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व के अलावा, तो उसको हम ट्रांसफरेरी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। हमने फर्स्ट मेथड में किया था, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, कि उनको एज इट इज़, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं होता, उनको एज इट इज़ शो किया जाता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर कोई क्रिएट किया हुआ है ट्रांसफर कंपनी का, लाइक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, जो ट्रांसफरेरी कंपनी के लिए जो ट्रांसफर कंपनी को क्या करना होता है उस सिचुएशन में, इसको एक अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होता है। तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्रेडिट किया जाता है कि वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट के पर्पज़ से हम इस तरह के जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व को शो कर रहे हैं। फिर जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है, क्योंकि वो जनरल एंट्री में डेबिट हुआ है तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है और नॉन करंट एसेट में दिखाते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व फर्दर आगे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं, एडजस्टमेंट जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ओपन किया होता है तो उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। और एलिमिनेशन की जो एंट्री पास करते हैं, एलिमिनेशन हमेशा अगर आप एक रिवर्स ट्रीटमेंट कर देते हैं तो अकाउंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे हमने अगर फर्स्ट एंट्री में अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट किया था, तो उनके एलिमिनेशन की जो एंट्री हम पास करेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व डेबिट हो जाएगा और अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो भी परचेज कंसिडरेशन है, अगर वो एसेट लायबिलिटीज़ के डिफरेंस से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस की सिचुएशन में जो डिफरेंस होता है वो गुडविल की तरह ट्रीट होता है। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है, नेट एसेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और जो एसेट है वो कम है, अगर वो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में रिजर्व हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेट एसेट अगर परचेज कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से कम है, नेट एसेट का मतलब यहाँ पर क्या है, नेट एसेट का मतलब है कि अगर एसेट माइनस लायबिलिटीज़ की बात करें तो अगर नेट एसेट जो है परचेज कंसिडरेशन से कम हो जाती हैं तो डिफरेंस गुडविल में जाता है, और अगर नेट एसेट ज़्यादा होती है तो डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो जनरल एंट्री से हम इसको समझेंगे।
तो सबसे पहले जो एंट्री पास करेंगे, सेम एंट्री जैसे हमने पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में की थी, परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। फिर जब एसेट लायबिलिटीज़ को टेक ओवर किया जाता है ट्रांसफरर कंपनी के थ्रू, तो उस केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल को भी हम इंक्लूड करते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट होता है वो रीवैल्यूड फिगर पर होता है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, इनको भी हम इंडिविजुअली दिखाते हैं, और टू परचेज कंसिडरेशन। अब अगर ये वाली साइड ज़्यादा है, अगर एसेट ज़्यादा होती है तो डिफरेंस रिजर्व में चला जाता है, और अगर लायबिलिटी साइड ज़्यादा है तो हम इधर डेबिट में अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पर गुडविल अकाउंट ओपन होगा। अगर एसेट ज़्यादा है तो डिफरेंस एसेट जो है, नेट एसेट जो है वो परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्रेडिट साइड में रिजर्व से की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से कम है तो डिफरेंस हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे और वो गुडविल की तरह हमें शो करना है। तो इस तरह से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये 2 एंट्रीज हम सबसे पहले पास करेंगे, परचेज कंसिडरेशन की, और सेकेंड उसके बाद एसेट लायबिलिटीज़ के टेक ओवर करने की। इसके बाद हम बात करते हैं जब कंसिडरेशन को सेटिस्फाइड किया जाता है, तो इसमें भी सेम एंट्री हम करेंगे जैसे हम पहले पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में करते हैं। तो जो भी डिफरेंस होगा, लाइक लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यहाँ पर अमाउंट पेबल आएगी जितनी अमाउंट ड्यू है, ठीक है, मतलब जितना हमने उनको देना है, ये कंसिडरेशन है बेसिकली। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर हमने प्रीमियम पर इशू करा है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, 2 डिबेंचर अगर डिबेंचर इशू करें हैं, और 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हम परचेज कंसिडरेशन को पे कर देंगे, तो इनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर डिबेंचर को अगर शेयर को हमने प्रीमियम पर इशू करा है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद अमलगमेशन एडजस्टमेंट की एंट्री स्टैट्यूटरी रिजर्व को शो करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया है, तो उसकी जो एंट्री हम पास करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं कि जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, इफ़ द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर बोर्न बाय ट्रांसफरेरी कंपनी, तो जो सेम होते हैं तो उसके लिए हमें गुडविल अकाउंट को डेबिट करना होता है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमें पे करना है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री हम पास करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर बुक्स के अंदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों अकाउंट है तो उनको हम, गुडविल को हम कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर देते हैं, दोनों में से एक ही अकाउंट को शो किया जाता है। तो आप एंट्री जो पास करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। फिर उस केस में हमें क्या करना होगा कि दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है ट्रांसफरेरी कंपनी के थ्रू और वो डिस्चार्ज शेयर कैपिटल, डिबेंचर या कैश के फॉर्म में है, तो एंट्री हम पास करेंगे दैट रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें पास करनी है, अगर कोई फ्रेश इशू किया जाता है फर्दर कैपिटल के लिए तो वो इशू शेयर के लिए भी हो सकता है, डिबेंचर भी इशू किए जा सकते हैं, तो इसकी सिंपल एंट्री हो जाती हैं। अगर शेयर इशू किया गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लास्ट जो एंट्री हम बुक्स में पास करते हैं, उसके बाद जो लास्ट एंट्री हम पास करेंगे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, तो ये जो राइट ऑफ है वो हम कैपिटल रिजर्व में से कर सकते हैं। तो इस एंट्री के अंदर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए या तो हम कैपिटल रिजर्व में से राइट ऑफ कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हम पास करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों मेथड में ट्रांसफरेरी कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं।
तो आइए अब समझते हैं कि दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकली हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहले तो मीनिंग, जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है इसमें क्या होगा कि ट्रांसफरर कंपनी की जो एसेट्स होती हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो रिज़र्व होते हैं, तो अमलगमेशन की डेट पर उनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो बुक वैल्यू होती हैं, तो उनको बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन परचेज मेथड में क्या होता है, इसके अंदर जो एसेट लाइबिलिटीज़ होती हैं ट्रांसफ़र कंपनी की, वो मार्केट वैल्यू पर दिखाई जाती हैं। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल वैल्यू पर दिखाते हैं। परचेज मेथड के अंदर जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनको उनकी रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाते हैं, फेयर वैल्यू पर दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पर शो किया जाता है। कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं? जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है ये एप्लीकेबल होता है जब अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होगा, और परचेज मेथड जब अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है, जहाँ पर एक्विजिशन हो रहा होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, तो वहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। दोबारा ये वही है कि एसेट लाइबिलिटीज़ को हम बुक वैल्यू पर दिखाते हैं, और दूसरे केस में एसेट लाइबिलिटीज़ को उनकी फेयर वैल्यू पर शो किया जाता है। रिकॉर्डिंग, जितनी भी एसेट जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, दोनों कंपनीज़ की वो मर्ज हो जाती हैं, उनको एग्रीगेट कर दिया जाता है। और परचेज में क्या होगा, सिर्फ उन्हीं एसेट उन्हीं लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको ट्रांसफररी कंपनी ने टेक ओवर किया है। रिजर्व जो होते हैं, ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता। लेकिन परचेज मेथड की सिचुएशन में जो ट्रांसफर कंपनी के रिज़र्व होते हैं उनको अलग से शो नहीं किया जाता, सिर्फ एक जो स्टैट्यूटरी रिज़र्व होता है उसकी आइडेंटिटी को रखा जाता है। अदरवाइज़ बाकी जो रिज़र्व होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफररी कंपनी के रिज़र्व में ही ऐड हो जाते हैं। परचेज कंसिडरेशन, जो परचेज कंसिडरेशन होता है, परचेज कंसिडरेशन की जो अमाउंट है और शेयर कैपिटल जो होती है उनका जो डिफरेंस होगा तो वो रिज़र्व की तरह ट्रीट होता है। लेकिन अगर हम परचेज मेथड की बात करें तो वहाँ पर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, सरप्लस या डेफिशिएंसी अराइज हो सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सरप्लस है तो कैपिटल रिजर्व को क्रिएट किया जाता है, और अगर डेफिशिएंसी है तो हम गुडविल को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मेथड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया कि ट्रांसफरेरी कंपनी के बुक्स में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, और दोनों जो मेथड हैं, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।